हाँ, सही आंसर होगा एक गोलकनाथ। गोलकनाथ ने सबसे पहले, अब तक गोलकनाथ के पहले तो बराबर सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि संसद संविधान की संशोधन शक्ति में जो है सब कुछ संशोधन कर सकती है और मूल अधिकार को भी संशोधित कर सकती है। देखिए, सबसे पहला केस आया था मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। केस था शंकरी प्रसाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संविधान संशोधन की शक्ति में मूल अधिकारों का संशोधन भी शामिल है। संसद को अथॉराइज्ड है, संसद को इतनी शक्ति है, जब संविधान का संशोधन करेगी संसद तो मूल अधिकारों को भी संशोधित कर देगी। नहीं, इसमें हाँ, इन्होंने कहा अलग अलग है और 68 के अधीन है आर्टिकल 13, ये कहा था। दूसरा केस आया था सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि संसद को संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें मूल अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। ये गोलकनाथ केस था 1967, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है मगर मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार में अगर संसद ने संशोधन किया आर्टिकल 68 के तहत तो अनुच्छेद 13 के द्वारा वो अमान्य हो जाएगा। तो मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है तो संसद नहीं करेगी, उसके लिए तो आपको एक नई संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। गोलकनाथ केस का यह आशय था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार में कोई चेंज करना है तो संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इस प्रकार यह पहला मौका था जब संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया मूल अधिकार के संदर्भ में। गोलकनाथ केस ने यह कह दिया कि संविधान में तो संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, मगर मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 13 ऐसा करने से रोकता है। बाद में केशवानंद भारती ने यह बात कही कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है और मूल अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति है, मगर संशोधन करने की प्रक्रिया में यह ध्यान देना होगा कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ना चोट पहुंचे। अर्थात यहां पर भी जो है संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया और यहां पर भी किया गया, मगर दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि मूल अधिकार में भी संशोधन की शक्ति संसद के ही पास है, उसके लिए जो है कोई नई संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट नहीं लगनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर रहा है, क्योंकि मूल ढांचे की कसर जो है संसद को कंट्रोल कर रही है। और यहां पर तो उन्होंने कह दिया था कि मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो जब ये प्रश्न आता है कि प्रथम बार सीमित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति को संसद के द्वारा, तो वो आपका सही आंसर जो होगा गोलकनाथ ही होगा। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सही जवाब दिया, लेकिन आपने जवाब सही क्यों नहीं दिया? रिवीजन नहीं किया था क्या? रिवीजन किया था? चलिए कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। ये अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये प्रश्न जो है एग्जाम पूछा गया है। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने आपको यहां तक बता दिया था कि मिनर्वा मिल केस में यह तय किया गया, उसका ये जो है डिसीजन हुआ कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है और 42वें संविधान संशोधन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है या छीनता है। इसलिए ये 42वें संविधान संशोधन का वो हिस्सा जहां पर वो न्यायिक समीक्षा को सीमित कर रहा है अवैध हो जाएगा। और यह बात भी तय की गई कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। 42वें संविधान संशोधन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, उसको अनलिमिटेड कर दिया था। तो मिनर्वा मिल केस 1980 में यह निर्धारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है
और ये आधारभूत ढांचा भी है। अर्थात कभी भी संविधान को संशोधन करके संसद को असीमित शक्ति नहीं दी जाएगी संविधान संशोधन करने के लिए। तो आज आज ये स्पष्ट है कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, सीमित है। शक्ति व्यापक है, शक्ति विस्तृत है, मगर असीमित नहीं है। जहां भी मूल ढांचे को टच करेगी संसद और डिस्टर्ब करेगी, बस वहां पर संसद की शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है एक केस आया, वामन राव केस। ये केस की हमें डेट अच्छी तरह याद नहीं है, मगर संभव है इस केस की डेट जो है 1982 है। वामन राव केस, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस और आया था, वामन राव का केस। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माने भारत संघ। कब की है? 1981 का है कि 82 का है? 1981 का है। अच्छा, 1980 में जो है मिनर्वा मिल मामला आया और 81 में वामन राव केस आया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, जो केशवन भारती की डेट क्या है बताइए? 1973। और आगे आगे नहीं पता? केशवन भारती केस की डेट क्या है? हाँ, ये तो ईयर है, डेट 24 अप्रैल। ठीक, इस दिन फैसला आया था और आधारभूत ढांचे की एक कॉन्सेप्ट जो है भारतीय संविधान को दी गई। वामन राव केस ने कहा कि इस तिथि के बाद 24 अप्रैल 1973 को जब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की मौलिक विशेषताओं की संकल्पना सामने आई, उसके बाद से जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा उसका इस आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसका रिव्यू किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन कहीं मूल ढांचे को तो नष्ट नहीं कर रहा है। 1973 पहले जो संविधान संशोधन हो गए, लेकिन 73 के बाद जो संविधान संशोधन किए गए हैं उसका इस आधार पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है कि यह संविधान संशोधन कहीं मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। संसद संविधान में संशोधन करती है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, मगर संसद जब संविधान का संशोधन करती है तो उस संशोधन को आज इस आधार पर न्यायालय पर चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में उस पर उंगली उठाई जा सकती है, कोर्ट में उस पर प्रश्न लगाया जा सकता है कि देखिए ये संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए संविधान संशोधन का यह हिस्सा गलत है। तो वामन राव केस में कहा गया था 1973 के बाद जो भी संविधान संशोधन हुए हैं मूल ढांचे के उल्लंघन कर रहे हैं, ये आधार बना के उनकी समीक्षा की जा सकती है। तो अगर पाया जाता है वास्तव में उसने मूल ढांचे को नष्ट किया है या डिस्टर्ब किया है तो संविधान संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, लिख लीजिए, वामन राव केस 1981, वामन राव केस या वामन राव वाद 1981। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये आपकी फेयर कॉपी है, वो अभी तक फेयर कॉपी नहीं लिख रही थी, अभी तक जब इसी सब लिखा गया नहीं क्लास में, इसलिए क्लास में जो है रफ कॉपी में नोट करते हैं, फिर जाके घर में फेयर करते हैं, क्लास में ही सब किया है लोग। इसमें राइटिंग अच्छी लग रही देखने में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद
किए गए संविधान संशोधनों की किए गए संविधान संशोधनों की इस आधार पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए संविधान संशोधनों की इस आधार पर पुनरीक्षण किया जा सकता है कि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, कि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो संविधान संशोधन किए गए हैं, अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन भी करते हैं तो अब वो बने रहेंगे, उसके बाद का समीक्षा करके उसको रद्द किया जाएगा। ठीक, ये बात आपको पता है कि कहीं भी भारतीय संविधान में न ही सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की परिभाषा नहीं दी है। आधारभूत ढांचा क्या है, इसको डिफाइन करना, इसको क्लैरिफाई करना आज भी बना हुआ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अलग अलग मामलों में उसी समय बताएंगे, जब कोई केस मेरे सामने आएगा उसी समय हम समीक्षा करके बताएंगे कि क्या ये न्यायिक ढांचे या ये न्यायिक कि क्या ये आधारभूत ढांचे का पार्ट है कि नहीं है। तो इसकी एक लिस्ट है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसको किसको कहा है कि संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में किनको आधारभूत ढांचा माना है, उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। देखिए, 2019 में आपके मेंस में प्रश्न पूछा गया, आईएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया है कि जो है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है, इस सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता। आपको यह सब लिखना है जितना हमने आपको लिखा दिया। ठीक, लिखिए, आगे लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में, हाँ इसी में लिखिए, मैंने एक नए पैरा से सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में, देखिए आप लोग रिवीजन खुद कीजिए, रिवीजन का ही जो है फायदा मिलने वाला है। और हो सके तो जो भी टॉपिक पढ़े उसमें पिछले वर्ष जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करें। जब उसको सॉल्व करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोट्स यहां पढ़ने और समझने से आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन पूरी बात क्लियर तभी हो पाएगी जब आप उन पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करना बेहद जरूरी है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। आप इसके लिए यदि चाहें तो मार्केट में पिछले वर्ष के जो सॉल्व पेपर आते हैं पॉलिटी के, वो आप खरीद लीजिए, और जो भी टॉपिक यहां पूरा हो जाए उसको बाद उस टॉपिक पर जो एमसीक्यूज में जो एग्जाम पूछे गए हैं आईएएस के एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करें। हो सकता है आपसे सब सॉल्व होते चले जाएंगे, लेकिन जहां अटकोगे भटकोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, प्रश्न वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब सॉल्व पेपर है ना, उसमें हर चीज की व्याख्या की गई है। क्या किया है? मूल अधिकार के सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नोट से सब समझ आ रहा ना। घटना, हाँ तो सॉल्व कर रही ना आप, जब टॉपिक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, यही तरीका है, उसको बार बार सॉल्व कीजिए। और जहां पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होगा नहीं, सब कुछ आराम से, हाँ फिर पढ़ लो, आप भी करिए। ठीक है, तो एग्जाम में यही करना है। एग्जाम में सिर्फ नोट्स कभी पूरे नहीं होते हैं, नोट्स में चीजें छूट जाती हैं, और नोट्स चाहे जितना अच्छा समझ में आ जाए, एग्जाम में जब तक आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब यह दिमाग ज्यादा खुलता है। अच्छा ये बात है, फिर नोट्स की बातें ज्यादा समझ में आती हैं, नोट्स की वही बातें कम समझ में आएंगी। आप क्वेश्चन सॉल्व,
और जबकि जबकि सब कुछ नोट्स में बताया जा चुका है, तो मिलता उसमें ये चीज है। तो नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद जरूरी है। आप लोग जो सॉल्व पेपर खरीदिए और सॉल्व कीजिए, और फिर नोट्स में कोई कमी लगे वहां से इसमें बढ़ाइए। ठीक, आपको लगता है नोट्स में ये चीज छूट रही है और ये चीज जोड़ने लायक है, आप लोग जोड़िए। कभी कोई नोट्स, कभी कोई किताब पूरी नहीं होती और सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन वाले को भी ये थोड़ी होता है उसको सब कुछ आ गया, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें अलग अलग सब सुप्रीम कोर्ट ने किसको मूल ढांचा कहा है, वो लिस्ट है, उसको आप नोट कीजिए। लिस्ट बहुत बड़ी है मगर इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ आपको बताई जाएंगी। निम्नलिखित को निम्नलिखित को निम्नलिखित को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। अब देखिए क्या क्या संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारी चीजों को आपको ध्यान से जो है याद करना है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता माने संविधान सबसे ऊपर होगा। आप संविधान का संशोधन करके संविधान को कहीं कमजोर ना कर देना कि न्यायपालिका ऊपर हो जाए, संसद ऊपर हो जाए, कार्यपालिका ऊपर हो जाए, मोदी ऊपर हो जाए, संविधान नीचे हो जाए। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान की सर्वोच्चता पर चोट लगे। अब ये बताइए कि कहां पर न्यायिक सर्वोच्चता है, किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता का पालन किया जाता है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अमेरिका में। कहां पर संसद की सर्वोच्चता है? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, एकदम रटे होने चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण। इसका अर्थ पता है ना क्या होता है? ये हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था ना, शक्ति का पृथक्करण। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायपालिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वायत्तता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा कि चुनाव की निष्पक्षता पर चोट लगे। देखिए, एक प्रोसेस होता है, चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है कि पहले हम कागज से मत देते थे, अब हम वोटिंग मशीन से मत देते हैं। पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, आज निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। तो इस तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं, मगर कुल मिलाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इस पर चोट नहीं लगनी चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 में क्या है बताइए, अनुच्छेद 226 में क्या है बताइए। अनुच्छेद 32 में क्या है?
हम्म। अनुच्छेद 226 का संबंध उच्च न्यायालय से है और अनुच्छेद 32 का संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट से है। इसमें है क्या? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो मूल अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए पीड़ित पक्ष को 5 प्रकार में से कोई रिट जारी करेगा और यही काम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट करेंगे। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये जो है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ माने व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, विधि का शासन चलेगा। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। शासन की संघीय प्रणाली, शासन की संघीय प्रणाली, फेडरल स्ट्रक्चर। शासन की संघीय प्रणाली, इस संघीय प्रणाली क्या होता है, इसको पूरा चैप्टर है, इसको हम जो है बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि प्री और मेंस दोनों दृष्टि से संघवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी बस मोटा मोटा आप लोग अगर बताना चाहें तो बताएं कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जहां दोहरी सरकार होती है। अगर एक ही सरकार है, सिर्फ केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार नहीं है, राज्य की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, तो उसको ऐसी व्यवस्था को एकात्मक प्रणाली कहते हैं। और जहां दोहरी सरकारें होती हैं, एक केंद्र में सरकार है, एक राज्य में सरकार है, और इन सरकारों की शक्तियां बांटी जाती हैं संविधान के द्वारा। संविधान ने दिया है केंद्र को शक्ति, उसी संविधान ने राज्यों को शक्ति दी और कहा कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। जब डिफेंस की बात होगी, जब जो विदेश नीति की बात होगी, तो केंद्र सरकार काम करेगी, वहां पर राज्य सरकार का कोई दखल नहीं। मगर जब स्थानीय महत्व की बात होगा, जैसे जो है कानून व्यवस्था है, जेल है, स्वास्थ्य है, यहां पर राज्य सरकार काम करेगी, तो कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। तो संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है कि दोहरी सरकारें होती हैं, उन दोहरी सरकारों के मध्य में जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो संघीय व्यवस्था भारत का आधारभूत ढांचा है, इसको चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, इसको भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। संसदीय लोकतंत्र, देखिए संसदीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये भी एक प्री और मेंस दोनों लिहाज से संसदीय लोकतंत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको हम बाद में बताएंगे। बस यहां बस इतना जानिए कि संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर सरकार उसी की बनती है जिसको विधायिका में बहुमत मिलता है, उसको संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। जहां पर दो प्रमुख होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की। तो ऐसी व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। कैसे व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जहां पर कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र का। वास्तविक है प्रधानमंत्री, नाम मात्र के है राष्ट्रपति। संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है कि सरकार उसकी बनेगी जिसको संसद में अगर केंद्र सरकार बननी है या विधानसभा में अगर राज्य सरकार बननी है। सार रूप में यूं कहें कि सरकार उसकी बनेगी जिसको विधायिका में मेजॉरिटी का समर्थन हासिल है, और सरकार तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक उसको बहुमत प्राप्त है। जहां बहुमत कमजोर हुआ, सरकार गिर जाएगी। तो जब सरकार की लोकतंत्र की जब ऐसी व्यवस्था अपनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारतीय राज्य का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो है यह निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता
हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कल को मोदी सरकार या कोई भी सरकार की संसद में पूर्ण बहुमत है, उसको लोकसभा में सारी सीटें मान लीजिए मिल जाए, राज्यसभा में भी सारी सीटें उसी पार्टी की हो, हर राज्य में उसी की सरकार हो, इसके बावजूद भी संविधान का संशोधन करके वो संविधान के सेकुलर कैरेक्टर को नष्ट नहीं कर सकता। कोई सरकार नहीं कह सकती कि भारत अब संविधान का संशोधन कर दिया गया है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय राज्य का स्वरूप है, जिसको हमने प्रस्तावना में देखा, हम भारत के लोग ने कैसा भारत का निर्माण किया है कि जो है हम भारत लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो उसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संविधान का ये जो हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, सॉवरेंटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो इंडियन स्टेट का नेचर है, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। अगला लिख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व भारतीय राज्य का, भारतीय राज्य माने इंडियन स्टेट माने भारत का, भारतीय राष्ट्र का, भारतीय राज्य का प्रस्तावना में वर्णित स्वरूप, भारतीय राज्य का प्रस्तावना में वर्णित स्वरूप, डैश करके लिखेंगे बड़ा सा, भारतीय राज्य का प्रस्तावना में वर्णित स्वरूप, बड़ा सा डैश करके लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, आप अगर प्रस्तावना को पढ़ें तो प्रस्तावना इस प्रकार शुरू होती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, गणराज्य जो है माने गणतंत्र, रिपब्लिक हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। ऐसा नहीं कह सकता कि कल को संविधान को संशोधन कर दिया जाए और कहा जाए कि अब राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति बनेगा, या अब लोकतंत्र खत्म हो गया, अब भारत में राजतंत्र चलेगा, राजा राजा के पुत्र राजा। ऐसा नहीं सकता, ऐसा नहीं सकता कि कल को पंथ निरपेक्ष खत्म कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन समाजवादी को अभी तक समाजवादी को मूल आधारभूत ढांचा नहीं कहा गया है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट उचित नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट समय समय बताएगा। देखिए, आज देखिए 1991 के बाद भारत में पूंजीवाद की हवा चल रही है, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। अगर समाजवादी हमारा मूल ढांचा होता तो ये सारे जितने आर्थिक सुधार किए गए हैं ये सब, हाँ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको पलटना पड़ता, फिर इसको रोकना पड़ता, तो हम फिर से जो पुराने दौर पर चले जाते, जब देश की विकास दर इतनी धीमी हुआ करती थी कि उसकी आलोचना की जाती थी, वो कहा जाता था ये हिंदू वृद्धि दर है, हिंदू वृद्धि दर करके मजाक उड़ाया जाता था भारत की विकास दर का। भारत के अड़ोसी पड़ोसी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, भारत 3%, 3.5% की औसत दर से आगे बढ़ रहा था। वो जब हमने जो है समाजवादी खोल को उतार फेंका और पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाया, निजीकरण की ओर, उदारीकरण की ओर, भूमंडलीकरण की ओर कदम बढ़ाया, हमने आर्थिक सुधार किए, तब कहीं जाके भारत ग्रोथ रेट बढ़ी जाके। तो समाजवाद हमारा मूल ढांचा नहीं है, अन्यथा हम ये आर्थिक सुधार ना कर पाते। ठीक, तो इस बात को याद रखना कि भारतीय राज्य का स्वरूप तो यह है संविधान में कि हम समाजवादी हैं,
लेकिन समाजवादी का अर्थ यहां दूसरा है। समाजवादी का अर्थ है कि लोक कल्याण हम करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी तरीके से चलाएंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, और जब सरकार को लाभ मिलेगा, सरकार के खजाने में पैसा आएगा, उस पैसे से हम गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाएंगे, सब्सिडी देंगे, हम लोगों को सस्ती शिक्षा देंगे, हम लोगों को सस्ता स्वास्थ्य देंगे। इस प्रकार से हम समाजवादी लक्ष्य को पाएंगे। ठीक। तो अभी तक समाजवाद को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा नहीं कहा, हाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को कहा है। ठीक। कितने पॉइंट हो गए गिनिए। शक्ति का पृथक्करण लिख लिया? लिख लिया है ना। काल काल पर का विधायक का न्याय पर को शक्ति होता है। जब लिखा होता है एक साथ बहुत सारे पॉइंट आते हैं और लिखाते लिखाते, हाँ हाँ हाँ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। प्रस्तावना में दिए गए आदर्श, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्श, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्श, आदर्श क्या है? डैश करके लिखिए। जैसे इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, माने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। ये चार आदर्श हैं हमारे संविधान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चार आदर्श हैं: न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये है ना। फिर देखिए, मूल अधिकार एक है और एक है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो है एक हार्मनी और बैलेंस, इनके बीच में एक संतुलन है और एक सामंजस्य है। तो इनके बीच में ये समन्वय और सामंजस्य जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। लिख लीजिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समन्वय और संतुलन, के मध्य समन्वय और संतुलन, ये भी जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा, ठीक। बस बस माने इसमें आप फिर जोड़िएगा, हमको कुछ बात याद आएगी, हम आपको फिर याद दिलाएंगे। हाँ हाँ, अब पॉलिटिक्स को समझ में आने लगी। देखिए, सब्जेक्ट हमको लगता है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट बहुत सरल होता है, बस हमको समझ में आ जाए। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट इतना मजेदार है कि आपको मनोरंजन के लिए फिर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है अपने सब्जेक्ट की, तो उसको पढ़ने में इतना मजा आएगा कि आपको अब अलग से एंटरटेनमेंट के लिए, अलग से मनोरंजन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका सब्जेक्ट, आपकी स्टडी, आपका सबसे बड़ा मनोरंजन होना चाहिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री भी उतनी मजेदार है। हिस्ट्री, ऐसा कोई बात इतिहास की नहीं है, बात ज्योग्राफी की नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मजेदार, रुचिपूर्ण ना हो। अब अगर आपको मजा नहीं आ रहा है,
तो इसका बस अर्थ इतना है कि आप अब इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब पॉलिटी है, अगर आपको पॉलिटिक्स को समझ में नहीं आ रही है तो फिर इससे ज्यादा बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री भी उतनी मजेदार है, बस उसके कॉन्सेप्ट पकड़ लें, वो बातें में समझ में आए। इतिहास अपने आप में बड़ा विज्ञान सम्मत विषय है, माने हर विषय अपने आप में बड़ा साइंटिफिक होता है, लेकिन बस ये बात है कि हम उसको कितना समझ पा रहे हैं। जब मजा आने लगता है तो फिर लोग फिर एंजॉय करते हैं। हाँ, डीपीएसपी। लेकिन अभी अभी डीपीएसपी में जा रहे हैं, अभी छोटी सी एक बात बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि कुछ लैंडमार्क डिसीजन देने जा रहे हैं जो मूल अधिकार से संबंध रखते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसको आप एक काल अनुक्रम में बताइए कि पहला केस कौन आया था, उसका सुप्रीम कोर्ट केस कौन सा आया। ठीक, हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए इधर सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के संदर्भ में लैंडमार्क डिसीजन आ जाए और इधर उनकी तिथि दे दी जाए और कहा जाए कि आप इसको जो है मैच कीजिए। हाँ, और या फिर यूं आ सकता है कि यहां सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दे दी जाए और किस डिसीजन में क्या निर्णय हुआ था वो पूछ लिया जाए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं जो हम आपको 4-5 हैं वो आपको हम देने जा रहे हैं। देखिए, मूल अधिकार के संदर्भ में हेडिंग है मूल अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। मूल अधिकार के संदर्भ में, मूल अधिकार के संदर्भ में देखिए, मेंस के लिए तो भी आपको कुछ थोड़ा सा चीजें और बढ़ानी पड़ेंगी। अब से मान लीजिए ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, एग्जाम मेंस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्ति का पृथक्करण। देखिए, शक्ति का पृथक्करण होता क्या है, थोड़ा समझिए। शक्ति का पृथक्करण, इसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका की अपनी शक्ति होगी, न्यायपालिका की अलग शक्तियां होंगी और विधायिका इसकी अलग शक्तियां होंगी। ये जो शक्ति का पृथक्करण और सुप्रीम कोर्ट कहता है शक्ति का पृथक्करण संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसका अर्थ यह है कि न्याय करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा या न्यायपालिका होगा, ये न्याय करने का काम विधायिका का नहीं होगा और विधायिका का काम होगा कानून का निर्माण और कानून का निर्माण कार्य न्यायपालिका का नहीं होगा। कोई किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देगा। अब देखिए, विधायिका का काम जो है कानून का निर्माण करना है, विधायिका का काम संविधान में संशोधन करने वाले कानून का भी निर्माण करना है। लेकिन न्यायपालिका क्या करता है, कहता है जुडिशियल रिव्यू और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करता है। न्यायपालिका कहती है कि ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो आधारभूत ढांचे को नष्ट करे और ये कहे कि आप विधायिका के द्वारा संविधान संशोधन को या इनके बनाए गए कानूनों को आप जो है रद्द कर देते हो। आप जो है इसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। आप एक तरफ कहते हो कि संविधान का आधारभूत ढांचा है शक्ति का पृथक्करण, दूसरी तरफ न्यायपालिका आप सब शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन करते हो। समीक्षा कीजिए, न्यायपालिका जो शक्ति के पृथक्करण को संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहता है, जो शक्ति के पृथक्करण को संविधान का आधारभूत ढांचा कहता है, और स्वयं न्यायपालिका आधारभूत ढांचे का सहारा लेकर विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। बात समझ आ रही है? अब इसको आपसे कहेगा आप बताइए इसको आप किस प्रकार से देखते हैं। हम आप प्रश्न जा रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी, संसद बनाएगी। संसद संविधान संशोधन कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी। और जब संविधान का संशोधन करती है तो आप न्यायपालिका कहता है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत न्यायपालिका कहता है संविधान का आधारभूत ढांचा, और आधारभूत ढांचा करके आप विधायिका के काम करने को सीमित कर रहे हो, आप हस्तक्षेप कर रहे हो विधायिका। और हस्तक्षेप का आपका आधार क्या है, आप कहते हो आधारभूत ढांचा, और आप ही ये बात भी कहते हो कि शक्ति का पृथक्करण संविधान का आधारभूत ढांचा है। जब शक्ति का पृथक्करण संविधान का आधारभूत ढांचा है तो आप क्यों उसको नष्ट कर रहे हो, आप विधायिका के काम में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो।
बात में समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ बात समझ आ रही है? हैं? यथार्थवाद तो मिथक, इस प्रकार से आया था। अच्छा, लेकिन लेकिन संघवाद में हम शक्ति पृथक्करण की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, शक्ति का पृथक्करण अलग है, संघवाद अलग है। अभी आपको सारे कसर समझाएंगे हम, अभी नहीं है। देखिए शक्ति पृथक्करण क्या है, शक्ति पृथक्करण यह है, कसर एकदम क्लियर करो, एकदम क्लियर करो। ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है, ये विधायिका लेजिस्लेचर है। इनके बीच में शक्तियों बांटी जाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है। और संघवाद में जो शक्तियों का बंटवारा है वो वर्टिकल है। यहां पर केंद्र है, सेंटर, और यहां पर स्टेट है। इनके मध्य शक्तियां बांटी जा रही है, दो सरकारों के मध्य शक्तियां बांटी जा रही है, ये है संघवाद। ये क्या है, एक ही सरकार के मध्य शक्तियां बांटी जा रही है। केंद्र सरकार में संसद है, केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार में लेजिस्लेटिव संसद है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। ये एक सरकार के ही अंदर शक्तियां बांटी जा रही हैं, क्षैतिज। केंद्र के बाद देखिए ये केंद्र सरकार है, इनके पास शक्ति का पृथक्करण हो रहा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इनके बीच शक्तियां बांटी जा रही हैं। ये शक्ति का पृथक्करण है। इसी प्रकार से कि स्टेट है, स्टेट में भी तो जो है विधानसभा है, लेजिस्लेटिव है। स्टेट लेवल पर भी तो आपके हाई कोर्ट है, जो जुडिशरी है। स्टेट लेवल पर भी तो आपका चीफ मिनिस्टर है, जो एग्जीक्यूटिव है। इनके भी शक्तियां बांटी जा रही है, सरकार में ही शक्तियां बांटी जा रही हैं। सरकार के 3 ऑर्गन है, उनके भी शक्तियां बांटी जा रही है। यह शक्ति का पृथक्करण। लेकिन शक्ति का विभाजन संघवाद में जो है दो सरकारों के बीच हो रहा है। ये क्षैतिज वितरण हो रहा है, जो जो वर्टिकल है। बात समझ आ रही? बाउंस हो रहा है, कुछ बाउंस हो रहा है। कोई बात नहीं, जब वहां टॉपिक पे आएंगे तब खूब समझाएंगे अच्छी तरीके से। अभी बस शक्ति का पृथक्करण अलग है, और संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अलग है, और सेपरेशन ऑफ पावर अलग है। ये संघीय व्यवस्था है, एक मतलब सेंटर है, एक तरफ स्टेट है, और इनके बीच वर्टिकल डिवीजन हो रहा पावर का। ये दो सरकारों को मध्य शक्तियां बांटी जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियां बांटी जा रही हैं। जबकि जो शक्ति का पृथक्करण है, ये एक ही सरकार के अंदर शक्तियां बांटी जा रही है, उनके विभिन्न अंगों के मध्य। केंद्र सरकार के कई अंग हैं, उनके अंगों पर शक्तियां बांटी जा रही हैं। ये जो है इंट्रा डिवीजन है, और ये जो है इंटर डिवीजन है। ये इंटर गवर्नमेंट डिवीजन है, अंतर सरकारी विभाजन है। एक सरकार और दो सरकार के बीच में शक्ति का वितरण हो रहा है। यहां एक ही सरकार के मध्य शक्तियां बांटी जा रही हैं। नहीं समझ में आया? चिंता की बात नहीं, अभी हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं। हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये बता रहे थे, तो शक्ति पृथक्करण की बताते, या ये पूछा जाएगा कि स्वयं न्यायपालिका कहती है कि शक्ति का पृथक्करण संविधान का आधारभूत ढांचा है, फिर वही न्यायपालिका विधायिका के संविधान संशोधन की शक्ति में आधारभूत ढांचे का आधार बना के हस्तक्षेप करती है, उस प्रकार शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन करती है। समीक्षा कीजिए, ये पूछा जाएगा प्रश्न। हम ये बता रहे हैं कि अभी तो आप लोग सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं संविधान की, ठीक है। उसमें कुछ चीजें मेंस की भी आ जाती हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको अलग से कुछ चीजें और भी जो है देखना पड़ेगा, जो मेंस ओरिएंटेड कोर्स होगा। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ इससे इतने से काम नहीं चलेगा, जितना हमने आपको यहां बताया। ये आपके लिए जबरदस्त आधार का निर्माण करेगा, एक स्ट्रांग बेस बनाएगा। लेकिन इस बेस को आधार बना के चीजों को आगे और डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ चीजें और भी आपको देनी पड़ेंगी टीचर की तरफ से। हाँ, निर्णय जो है हो गए। इसके अलावा हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है महत्वपूर्ण निर्णय मूल अधिकार के संदर्भ में, ठीक। हर विषय में कॉन्सेप्ट है, हर विषय में कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को बस आप समझ लीजिए, उसके बाद विषय को आप इंजॉय कीजिए। हमने अपने विषयों को इंजॉय खूब किया है। जब जिस विषय को पढ़ा है, जब मैथ पढ़ी तो मैथ को खूब इंजॉय किया,
जब इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश को खूब एंजॉय किया, उसके कसम को समझते थे, खूब आनंद आता था, खूब महसूस करते थे इंग्लिश को। हिंदी पढ़ा तो हिंदी को खूब एंजॉय किया, हिंदी में खूब हमने एंजॉय किया। हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री को खूब एंजॉय किया। पॉलिटी को तो एंजॉय कर रहा है आप लोगों के साथ मिलकर हम। ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी को खूब एंजॉय किया। हमने हमेशा कोशिश करी है कि अपने सब्जेक्ट को बोरिंग ना होने दिया जाए, उसको महसूस करो और महसूस करने के बाद उसको एंजॉय करो। इस प्रकार एंजॉय करो कि हमें एंजॉय के लिए अलग कुछ काम ना करना पड़े, पर ज्यादा से ज्यादा अपने विषय को बदलना पड़े। जैसे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते खूब एंजॉय कर लिया, अब खूब मजा आ गई, अब मन भर गया, तो हिस्ट्री को किनारे कर दो, उठा लो कोई दूसरा टॉपिक, अब उसमें एंजॉय करो। इस प्रकार से खूब एंजॉय करो। हाँ, एक कमी हमारे पास रही, हम लेखन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, लिखने का अभ्यास नहीं करते थे, ये कमी मेरे अंदर रही। हाँ लिखिए। ए.के. गोपालन केस 1950। ए.के. गोपालन केस 1950। ए.के. गोपालन केस 1950। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, यह है 1951 का। शंकरी प्रसाद केस 1951। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये शंकरी प्रसाद बनाम भरत संघ है, तो कोई जरूरत नहीं कि बस इतना याद पर्याप्त है, शंकरी प्रसाद इतने से पर्याप्त काम चल जाता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। अच्छा इसकी डेट, हाँ 65, 1965। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सिर्फ गोलकनाथ कह के ही काम चल जाएगा। इसकी डेट है 1967। यहां पर सबसे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। हालांकि बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया अपने अगले महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट में, विच इज पॉपुलरली नोन एज केशवानंद केस, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने लिखा गोलकनाथ, इसके सामने लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। हाँ इसके सामने लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। गोलकनाथ के सामने ऐसे लिखिए। ठीक, किस रूप में संशोधन, किस रूप में सीमित किया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, इस प्रकार से कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एक तरफ वो केस दे देंगे, एक तरफ उस केस में डिसीजन क्या हुआ वो दे देंगे, मैं संशोधन नहीं कर सकती। ये एग्जाम प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में कि एक तरफ रखेंगे केस, उस केस में डिसीजन क्या हुए उसको मैच करवाना आ जाएगा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, फिर इसके बाद हमने लगाया आपको केशवानंद भारती केस। इसकी पहचान है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, यह है 1973 का केस। इसके सामने लिखिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया।
आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इसमें वो क्या कहा? कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। केशव भारती केस 1973, इसमें क्या कहा? इसमें दो बातें आप लिखेंगे। इसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, दूसरा कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ऊपर वाले में कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इस रूप में पहली बार यहां पर उन्होंने संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। इन्होंने भी संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है। ये कहती कि आधारभूत ढांचा होता है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, इन्होंने भी संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है। उन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लेकर किया। इन्होंने कहा था संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, इन्होंने कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये 73 है। इसके बाद आया 1980 का केस, मिनर्वा मिल केस, या सॉरी अभी वहां तक ना पहुंचिए, उस पर एक दूसरा लैंडमार्क जजमेंट आता है 1978 में, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह है 1978 का। ठीक, किसी को पता है इस केस में क्या हुआ था? क्या लैंडमार्क डिसीजन आया था? नहीं पता? कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, यहां पर यह रहा था, अभी तक आर्टिकल 21 को इस प्रकार पढ़ा जाता था, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, हम इसको इस रूप में पढ़ेंगे, विधि की यथोचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो कि अमेरिकी संविधान में प्रचलित है। इसका अर्थ ये होता है, हम न सिर्फ विधि की प्रक्रिया को तय करेंगे, देखेंगे सही है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे वो विधि अपने आप में न्याय संगत है कि नहीं, कि मनमानी और अन्यायपूर्ण तो नहीं है, हम ये भी चेक करेंगे। हाँ, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी केस 1978 में कहा गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जाएगा। वो विधि अपने आप में अगर गलत हुई तब तो हम विधि को भी चेक करेंगे, न सिर्फ उसकी प्रक्रिया को चेक करेंगे, हम उस विधि को भी चेक करेंगे कि वो विधि अपने आप में न्याय संगत है कि नहीं। तो 1978 का मेनका गांधी केस इसी संदर्भ में लैंडमार्क हो गया। उसी के बाद से आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या शुरू हो गई। इसके पहले आर्टिकल 21 की बड़ी संकीर्ण अर्थ लगाया जाता था। जब कहते थे देह की स्वतंत्रता, तो देह की स्वतंत्रता का बस इतना सा अर्थ था कि आपको कैद नहीं किया गया है कमरे में या जेल में। जब कहते थे जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार बस इतना भर था कि आप सांस ले रहे हो, जिंदा हो। लेकिन 1978 के बाद जो है अनुच्छेद 21 की इतनी व्यापक परिभाषा हो गई कि जीवन जीने के अधिकार में आपको अपने पहचान के साथ जीने का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार में आपको गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार में सिर्फ कैद में नहीं, भारत के अंदर कहीं भी आने जाने का और भारत से बाहर जाने, वहां से लौट आने का अधिकार है। बहुत व्यापक अर्थ हो गया। इस सेंस में जो है मेनका गांधी का केस जो है एक लैंडमार्क डिसीजन हो जाता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है मूल अधिकार के संदर्भ में। ठीक, एक तो केशव भारती केस है जो लैंडमार्क है, टर्निंग पॉइंट है, एक मेनका गांधी केस है। तो यहां पर क्या किया गया था? इस केस में यह हुआ था कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक कहो या कहो यथोचित, या कहो यथोचित, अभी लिखेंगे नहीं, यथोचित प्रक्रिया में बदल दिया। ठीक, ये काम हुआ था। तो आप मेनका गांधी केस में क्या लिखोगे? आप लिखोगे अमेरिका में प्रचलित विधि की सम्यक या यथोचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया। देखिए इसमें, इस केस में क्या हुआ? मेनका गांधी केस में क्या हुआ? अमेरिका न्यायिक प्रणाली में प्रचलित, अमेरिकी, लिखिए, अमेरिकी न्याय प्रणाली में प्रचलित
अमेरिकी न्याय प्रणाली में प्रचलित विधि की सम्यक ऑब्लिक यथोचित प्रक्रिया को अपनाया। अमेरिकी न्याय प्रणाली में प्रचलित विधि की सम्यक ऑब्लिक यथोचित प्रक्रिया को अपनाया गया। उसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिख लेंगे, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां तक बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो विधि की स्थापित प्रक्रिया लिखी थी अनुच्छेद 21 में, उस लिखा आज भी है, आज इसको बदला नहीं गया, आज यही बात लिखी हुई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन, अब उसकी व्याख्या, या अब उसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की यथोचित प्रक्रिया, अंग्रेजी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 78। अब लिखिए 1980 का मिनर्वा मिल वाद, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस। मिटा दे इसको ना। मिनर्वा बिल्किस, कि मिनर्वा बिल्किस 1980 में आया था, ठीक। और यहां पर भी इस बात को दोहराया गया था कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो मिनर्वा मिल केस की पहचान दो तरीके से आप कर सकते हो। मिनर्वा मिल केस 1980, एक तो ये कि इसने संविधान का आधारभूत ढांचा, यहां भी कहा गया, इसका संबंध है संविधान का आधारभूत ढांचा। दूसरा क्या है वो? जुडिशियल रिव्यू। दूसरा जो है न्यायिक पुनरीक्षण। तो अगर एक तरफ लिखा जाए न्यायिक पुनरीक्षण, एक तरफ लिखा जाए केस, तो मिनर्वा मिल केस का संबंध आप किससे जोड़ोगे? न्यायिक पुनरीक्षण से, जुडिशियल रिव्यू से, या संविधान के आधारभूत ढांचे से। यह विकल्प होता होगा कि मिनर्वा मिल केस को आप जुडिशियल रिव्यू से जोड़ना चाहते हो कि आधारभूत ढांचे से जोड़ना चाहते हो। यह विकल्प होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 80 का जो है मिनर्वा मिल केस, संविधान का आधारभूत ढांचा और जुडिशियल रिव्यू, इससे संबंध है मिनर्वा मिल केस का। 81 का है वामन राव केस। वामन राव केस 1981। और जो है अगला जो है वामन राव के बाद जो है बम्बई केस 1994। बम्बई केस, बम्बई के कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, एस आर बोम्मई नाम है शायद, इनका हमको नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। एस आर बोम्मई थे शायद, तो उसको कहते हैं बम्बई केस। बोम्मई, ये शायद नाम है, एस आर है, आई एम नॉट श्योर। एस आर बोम्मई वाद, ये मामला है 1994 का, ठीक। यहां क्या बताया गया था? यहां बताया गया था पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा। यहां बताया गया था पंथ निरपेक्षता क्या है, आधारभूत ढांचा। एस आर बुम्बई केस 1994। एस आर बुम्बई, बुम्बई की स्क्रिप्ट सारी होगी BOMMAI, बुम्बई।
मिल गई? 1994 का ना? कुछ और कुछ बताया क्या इसके अलावा? वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका होगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा। नहीं, पंथ निरपेक्षता के बारे में कुछ बताया क्या है? यहाँ क्या डिसीजन हुआ था? नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिए। ठीक, ये कुछ लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, इनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी, तो उसमें उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। उसी समय जो है 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था, तो सरकारें यहाँ की भी बर्खास्त की गई थी, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की। ये सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो वहां पर जो है बात बहुत सारी हुई थी, लेकिन वहां पर यह बात भी उभर के आई थी कि पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा है। अब देखिए, ये पंथ निरपेक्ष आधारभूत ढांचा है, ये इसका संबंध जो है मूल अधिकार से नहीं है, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि सब महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका इसका जो है मूल अधिकार संबंध नहीं है। हमने आप ऊपर हेडिंग लिखा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है, मगर जो मुंबई केस है इसका मूल अधिकार से संबंध नहीं है। ठीक है, एक है IR कोएलो केस, नाम सुना होगा तो आप लोगों ने, हमने आपको नाम सुनाया है इसका, IR कोएल्हो वाद। यह है वर्ष 2007 का। कोहेलो, को ए है, कोहेलो। ठीक, यहां पर ये कहा गया था कि नवी अनुसूची, इसका संबंध किससे है? देख लीजिए, नवी अनुसूची संबंध है, नवी अनुसूची, इसका संबंध नवी अनुसूची से। इसमें यह कहा गया था नवी अनुसूची में कोई अगर कानून आपने शामिल कर दिया है, उसकी भी नेक्स्ट समीक्षा की जा सकती है। अब ये नहीं चलेगा कि नवी अनुसूची में है तो उसकी नेक्स्ट समीक्षा ना हो। अगर वो मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, वो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं, 15 में दिए गए हैं, 19 में दिए गए हैं, 21 में दिए गए हैं, अगर इन मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो नवी सूची में डालने के बाद भी हम उसका जो है जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। तो इसका संबंध नवी अनुसूची से है। ठीक, इस प्रकार से यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। यह IR कोहेलो केस में निर्धारित किया गया था। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4, भाग 3 हमारा मूल अधिकार से संबंध रखता था, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध रखता है। और जो अभी इसके पहले हमने आपको जो है संविधान का आधारभूत ढांचा बताया, केशव भारती केस बताया, इसका संबंध किस भाग से है? इसका संबंध किसी भाग से नहीं है, ये पूरे संविधान में समाया हुआ है। जैसे दूध में क्रीम होती है, दूध में घी होता है, लेकिन अब दूध में हाथ डाल के देखो कहां घी पड़ा है ना, तो बस उसी तरीके से। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है। जब देश आजाद हो गया और देश के लिए संविधान बनाया जा रहा था, तो स्वतंत्र भारत में यह हुआ कि देश के नागरिकों को हम अधिकार देंगे। अधिकार की बातें तो हम पहले भी करते थे जब हम देश आजाद नहीं था, मगर हमें अधिकार दिए नहीं जाते थे। जब देश आजाद हुआ तो अधिकारों को तय किया गया कि भारतीय नागरिकों को, भारत के लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो वो अधिकार जिसको देना बेहद जरूरी था, किसको जरूर दिया जाएगा,
उन अधिकारों को कहा गया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, कि इनके बगैर तो नागरिकों का काम चलेगा ही नहीं, ये तो देना ही देना पड़ेगा। इसलिए इनको हमने प्रवर्तनीय बनाया। प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय को कहते हैं वाद योग्य। इसका अर्थ यह है कि ये मूल अधिकार आपको दिए जा रहे हैं और अगर इसका कोई वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जाकर इन मूल अधिकारों को लागू करवाओ। ये वो अधिकार है, तब इनको नाम दिया गया मूल अधिकार है, फंडामेंटल है राइट। इनके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। अधिकारों की दो कैटेगरी रखी गई थी, एक तो वो अधिकार जिनको हमें हर हालत में अपने नागरिकों को देना ही देना है, वो अगर इन नागरिकों को नहीं मिलता है तो नागरिक सीधे कोर्ट जाए और कोर्ट जाकर सरकार को विवश करके उनसे छीने, ले अधिकार। एक तो ये अधिकार थे, एक वो अधिकार थे जिसको ये सोचा गया ये भी मिलना चाहिए नागरिकों को, मगर सरकार अपनी क्षमता के अनुसार उनको देगी। अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो आप कोर्ट जाके इनसे मांगोगे नहीं। अधिकारों की दो कैटेगरी रखी गई, एक तो वो अधिकार जो हमको हर हालत में नागरिकों को देना है, उसको हमने फंडामेंटल राइट्स कहा, इसको हमने संविधान के भाग 3 में रखा। ठीक, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स रखा और इनको हमने प्रवर्तनीय बताया, इनको हमने वाद योग्य बनाया। इतना जरूरी माना कि हर हालत में नागरिकों को मिलना चाहिए और अगर इसका उल्लंघन होता है या सरकार नहीं देती है तो आप जाइए कोर्ट और कोर्ट में जाकर सरकार से छीन के आइए अपने अधिकारों को। अधिकार की एक दूसरी प्रकृति थी, उनको इतना जरूरी नहीं माना गया कि उनको अगर सरकार देती है तो आप ले लीजिए, सरकार नहीं देती है तो आप इंतजार कीजिए, सरकार की जब क्षमता होगी, सरकार के पास जब पैसा होगा तो सरकार आपको देगी। क्योंकि नई नवजात स्वतंत्रता है, सरकार की सक्षम नहीं है कि जो है वो आसमान से चांद तारे ला के आपके चरणों में डाल दे। सरकार डालना चाहती है, सरकार लोक कल्याणकारी है। अब पुलिस राज्य नहीं है। अंग्रेजों के समय भारत में जो इंडियन स्टेट था उसका नेचर था एक पुलिस स्टेट का। पुलिस राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां सरकार का दिलचस्पी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर होती है। सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहे और राजस्व की वसूली होती रहे, रेवेन्यू आता रहे, टैक्स आते रहे। बाकी जनता के ज्यादा कल्याण की चिंता नहीं करती है। स्वतंत्र भारत में अब पुलिस स्टेट नहीं है, अब हम लोक कल्याणकारी राज्य हैं जहां जनता को हर सुविधाएं देना चाहते हैं, उसको स्वास्थ्य देना चाहते हैं, उसको शिक्षा देना चाहते हैं, उसको आवास देना चाहते हैं, उसको गरिमापूर्ण जीवन देना चाहते हैं, उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार के अधिकार दे देना चाहते हैं, उसको रोजगार देना चाहते हैं, अगर बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, अगर वृद्ध है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन देना चाहते हैं, बीमार है तो बीमार की भी सहायता करना चाहते हैं। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य का चरित्र होता है। तो स्वतंत्रता के पूर्व हम एक पुलिस राज्य थे जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेन प्राथमिकता थी सरकार की और रेवेन्यू का कलेक्शन होता रहे, टैक्स आता रहे। स्वतंत्रता के बाद से अब हम जो है कल्याणकारी राज्य हो गए। अब लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स रेवेन्यू के अलावा भी सरकार को बहुत सारे काम करने हैं अपने नागरिकों के लिए। यहां तक सब क्लियर है? तो अधिकार का दूसरा वर्ग जिसको सरकार ने कहा कि हम तब आपको देंगे जब मेरे पास क्षमता होगी, हम देंगे तो आपको मिल जाएगा, हम नहीं देते हैं तो आप हमसे जबरदस्ती करके कोर्ट ले जा में खींच कर हमसे नहीं मांग सकते। तो ऐसे अधिकारों को जिस चैप्टर में रखा गया, जिस भाग में रखा गया, उनको कहा गया भाग 4 और कहा गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और कहा गया ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये प्रवर्तनीय ये प्रवर्तनीय नहीं है। कैसी है ये? परिवर्तनीय नहीं, आप प्रवर्तनीय। परिवर्तन अलग होता और प्रवर्तन अलग होता। प्रवर्तन माने लागू कराना, माने ये वाद योग्य नहीं है, ये जो है अवाद योग्य है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि न्यायालय के द्वारा, न्यायालय से लागू नहीं करा जा सकते। ठीक, बात समझ आ गई? होता ये यहां पर जो बातें रखी थी इतनी आदर्शवादी थी, इतनी अच्छी थी कि हर बात को लागू नहीं कराया जा सकता। अब कहा गया कि हम आपको रोजगार देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देना संभव नहीं है ना। कहा गया कि हम आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे,
कोशिश करेंगे। सरकार के पास पैसा होता है तो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे पाएगी? सरकार के पास पैसा नहीं, आपको अच्छा स्वास्थ्य कहां से देगी? कहा कि हर व्यक्ति को हम घर दे देंगे, तो सरकार के पास पैसा होगा तभी तो हर व्यक्ति को घर देगी। पैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति को घर कहां से देगी? हर बच्चे को शिक्षा दे देंगे, सरकार के पास पैसा तो होना चाहिए। और सरकार गरीब थी, तो ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि सरकार, राज्य जैसे जैसे तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, जैसे जैसे तुम उन्नति करते जाओगे, तो बस पैसा आ जाएगा सरकार के पास, तो आप जो है इन अधिकारों को भी, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, तो आप इन अधिकारों को भी, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, आप इन अधिकारों को भी जनता को देना। और जनता से कह दिया गया कि आपको जब दिए जाएंगे तो आप लीजिएगा, और नहीं दिए जाते हैं तो आप मूल अधिकारों की तरह आप कोर्ट नहीं चले जाना। कोर्ट जाने की अनुमति नहीं आपको, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए, हमको दो। सरकार के पास व्यवस्था होगी तो रोजगार देगी, सरकार के पास व्यवस्था नहीं होगी तो कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट आपको रोजगार नहीं दिला पाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? ये भी आगे बात अभी और समझ में आएगी धीरे धीरे करके। अभी बस मोटा मोटा आपको ये जानना है कि जहां अधिकारों की दो कैटेगरी थी, एक वो अधिकार जिसको भाग 3 में दिया गया, जिसको मूल अधिकार कहते हैं, ये अधिकार प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है। ये अधिकार सरकार के विरुद्ध हमको दिए गए हैं, और सरकार के लिए हमें हर हल में अधिकार देने पड़ेंगे। नहीं देती सरकार, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर सरकार से छीन लाएंगे। एक अधिकार वो है जिनको हमने अप्रवर्तनीय, अवाद योग्य रखा, जिसको सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार की अपनी क्षमता देखेगी तब आपको देगी। सरकार पास क्षमता नहीं है, आप कोर्ट जाके सरकार को विवश नहीं कर सकते, कोर्ट जाके सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि मुझको ये अधिकार चाहिए चाहिए चाहिए। सरकार इसको प्रवर्तनीय बना देगी, आपको मिल जाएगा। सरकार प्रवर्तनीय नहीं बनाती, आपको नहीं मिलेगा। और सरकार अपनी क्षमता देखकर, अपना विकास, अपनी आर्थिक क्षमता देखकर ये आपको देगी। देना ये भी चाहिए, ये तो देगी देगी, ये भी देना चाहिए। डीपीएसपी ये वो अधिकार है जो सरकार को चाहिए कि अपने नागरिकों को दे, मगर अपनी क्षमता, अपनी औकात देख कर दे। क्षमता नहीं है, नहीं देगी। और नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि इन अधिकारों के लिए आप कोर्ट जाओ। अब बात समझ में आ गई? सही से बताओ, आई कि नहीं आई? अब देखिए, कितना टाइम हो गया? कर पाए रिवीजन करना जितना बताया है। किसकी भूमिका लिखा था, कुछ भूमिका वगैरह मन है? भारत के, भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने, भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने ये तरीका होता है लिखाने का, ठीक है? इस प्रकार आपको इसलिए लिखा रहा है कि आप भी जब मेस में लिखिए तो हमेशा भारतीय संविधान के निर्माता निर्माता ऐसे ना कहिए, कभी शिल्पी कह दीजिए, शिल्पकार कह दीजिए, ठीक? भारतीय संविधान के शिल्पियों ने भारतीय नागरिकों को दो प्रकार के अधिकार दिए हैं। भारतीय नागरिकों को दो प्रकार के अधिकार दिए हैं। प्रथम श्रेणी के वो अधिकार हैं, प्रथम श्रेणी के वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व के लिए मूलभूत है, जो व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत हैं, मूलभूत हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में, इन्हें संविधान के भाग 3 में, इन्हें संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इन्हें संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया।
इनकी इनकी अत्यावश्यकता देखते हुए, इनकी इनकी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए, इनकी अति महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया। इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, नहीं, प्रवर्तनीय माने लागू कराया जाएगा न्यायालय से, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया। इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया। इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है सरकार इन्हें नागरिकों को देने के लिए बाध्य है। जिसका अर्थ है सरकार इन्हें नागरिकों को देने के लिए बाध्य है। ठीक, सरकार इन्हें नागरिकों को देने के लिए बाध्य है। ठीक, पहला चेंज कीजिए। अधिकारों के दूसरे वर्ग को, अधिकारों के दूसरे वर्ग को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। अधिकारों के दूसरे वर्ग को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। ये अधिकार अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी हैं, जिन्हें किसी भी, जिन्हें किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा, जिन्हें किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा, जिन्हें किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिन्हें किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए। परंतु ऐसे अधिकारों को सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया, परंतु ऐसे अधिकारों को सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया कि वह अपनी, कि वह अपनी विकास और आर्थिक सीमाओं को ध्यान देते हुए, कि वह अपने विकास और आर्थिक क्षमताओं की सीमाओं को ध्यान देते हुए, विकास और आर्थिक क्षमताओं की सीमाओं को ध्यान देते हुए नागरिकों को क्रमशः उपलब्ध कराएं, नागरिकों को धीरे धीरे उपलब्ध कराएं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका क्षमता नहीं तो हम नहीं देंगे, जैसे क्षमता आ जाएगी दे देंगे आपको। इसीलिए इसीलिए इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, इसीलिए इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। एक बार इसको पढ़ लीजिए, हमने ये सेकंड पार्ट आपको क्या लिखाया है।
जोड़ा गया कि और अपने विकास और आर्थिक सीमा को ध्यान रखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराएं, इसलिए इन्हें न्यायालय द्वारा इन्हें ही राज्य के नीति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।